सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज़ील इंडिया एजुकेशन। बच्चों, आज फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना। मैं आपका सोनू सर लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बच्चे नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़ील इंडिया एजुकेशन, जहाँ हम आपके लिए कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, पूरा पैकेज। सो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन हैं। ये कौन कौन से हैं समझिएगा। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं बेटा, करेक्ट समझना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, एक और लॉ है सेकेंड लॉ, और एक और लॉ है क्या, थर्ड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या है वो सारा डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ, ये लॉ आपको किसी भी मूविंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। हाउ मच फोर्स प्रोड्यूसेस व्हेन अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम एक्सेलरेशन ए एंड वेलोसिटी समथिंग। सो फोर्स का फॉर्मूला देता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। थर्ड लॉ जो है बच्चों, थर्ड लॉ में हम लोग बात करेंगे एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में। तो ये शॉर्ट में आप इस तरह से याद कर सकते हैं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को। फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ इनर्शिया की बात होगी, सेकेंड लॉ में फोर्स इक्वल्स टू ma का फॉर्मूला लिखने का, मास इनटू एक्सेलरेशन, और थर्ड लॉ जो होता है वो एक्शन और रिएक्शन का थ्योरी है। इसको हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन आपके लिए, आपको बताता हूँ लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो मैं बाकी इन दोनों को मिटा दे रहा हूँ। सो हमारा डिस्कशन अभी थोड़ी देर इस पे रहने वाला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। सो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बच्चों ये है कि when an object is at rest or in motion, it remains at the same state until and unless some external force is applied on it। मतलब ये हुआ कि जब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, स्टेशनरी कंडीशन में हो, या अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो वो बॉडी, वह ऑब्जेक्ट अपने उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई करके उसके स्टेट को हम चेंज न कर दे। मतलब ये हुआ कि हर किसी ऑब्जेक्ट की अपने प्रीवियस स्टेट में रहने की ही ख्वाहिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में बैठे थे, कार में, कार रुकी हुई थी, तो जब आप बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, गाड़ी रुकी हुई थी, तो कार के साथ साथ आप भी क्या थी, आपकी बॉडी रेस्ट पर थी। लेकिन जैसे ही कार ने फोर्स लगाया, कार आगे बढ़ी, तो आप पीछे की तरफ होते, ऐसे हो जाते हम लोग। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी रेस्ट पर थी, मोशन गाड़ी ने किया, मैं रेस्ट पर था, तो मेरा बॉडी क्या चाह रहा है, रेस्ट पर ही खुद को रखना। बात समझ आ रही? लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको उस बॉडी के साथ मोशन करना ही पड़ेगा, और थोड़ी देर बाद आप भी मोशन करने लगेंगे। मतलब जैसी गाड़ी रुकी होती है और अचानक से चलती है, तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि हम रेस्ट पे थे। तो मेरी बॉडी क्या चाह रही है, रेस्ट पे ही रहना चाह रही है अपने आप को। या अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे आप बस में बैठे थे और बस के साथ साथ बस चल रही थी, तो बस के साथ साथ आपकी बॉडी भी मोशन में थी, लेकिन जैसे ही बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, आप आगे की तरफ ऐसे गिरते हो। ठीक है, अक्सर होता है गाड़ी में भी, गाड़ी चलती है और अचानक से ब्रेक लगता है, तो हम सब आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों भाई? जब गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी तो मोशन में थी, और जैसे ही गाड़ी मोशन से रेस्ट पर आई, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम तो मोशन में अपने आप को रखना चाह रहे हैं ना, तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। सो ये सब क्या है? यही सब इनर्शिया है। इनर्शिया का बहुत सारा एप्लीकेशन यहाँ बताने वाला हूँ। तो यहाँ इनर्शिया कई तरह के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया।
इनर्शिया, जो इनर्शिया की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द वर्च्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट which tends to keep that object in previous state, in that previous state। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वह खूबी, वह वर्च्यू या वह चीज जो उस ऑब्जेक्ट को उसके उसी स्टेट में रखने की कोशिश करता है। जैसे गाड़ी रुकी थी और गाड़ी रुकने के बाद जैसी चली तो हम आगे की तरफ, पीछे की तरफ हम होने लगे, क्योंकि हम रेस्ट पर थे, मेरी बॉडी रेस्ट पर थी, तो हम जहां थे वहीं जाने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये कोई गाड़ी है और इसमें आप खड़े हो, ठीक है, ऐसे आप खड़े हो। अभी गाड़ी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे, सिस्टम क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है। कुछ देर के बाद ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी वेलोसिटी v के साथ, तो आप क्या होंगे? पीछे की तरफ जर्क होते हैं। तो यहाँ पे आपके पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है ना, तो वो कहलाएगा क्या? इनर्शिया। उसी इनर्शिया की वजह से आप पीछे की तरफ जर्क हो रहे, जर्किंग 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 बैक, पीछे की तरफ आप गिरते हैं, ऐसे की ऐसे होंगे। जैसी गाड़ी चलेगी आप पीछे की तरफ होंगे, ये इनर्शिया है। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द वर्च्यू बाय विच द बॉडी कीप्स और टेंड्स टू कीप देमसेल्व्स इन द प्रीवियस ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि बॉडी अपने आप को रेस्ट पर रखना चाह रही है। गाड़ी आगे बढ़ी वो पीछे की तरफ जा रहा है। सो इनर्शिया के 3 टाइप है, मैं यहां लिख देता हूं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है बच्चों इनर्शिया ऑफ व्हाट? मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन की बात कर लेते हैं अब। गाड़ी चल रही थी, कार चल रही है, उसमें आप बैठे हैं, कार जैसे ही अचानक से रुकेगी आप आगे की तरफ गिरोगे, क्योंकि जब कार चल रही थी बच्चों, मेरी आवाज आ रही सभी लोगों? हाँ, जब कार चल रही थी तो आपकी बॉडी भी मोशन में थी कार के साथ, लेकिन कार ने जैसी रोका अपने आप को, बॉडी क्या चाह रही है? मोशन में अपने आप को रखना। सो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हम गिर रहे हैं। थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यहां लिख देता हूं, इनर्शिया ऑफ क्या बच्चों? डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या, वो समझिए। मान लो आप कार में बैठे थे और कार ऐसी सीधी चल रही है, आप कार में बैठे थे और कार बिल्कुल सीधी ऐसे जा रही है नॉर्थ के डायरेक्शन में, लेकिन कार ने अचानक से ईस्ट की तरफ मोड़ा अपने आप को, पूरब की तरफ। ऐसे जा रहे थे, ऐसे मुड़ी, तो हम क्या होते हैं? ऐसे ऐसे हो जाते हैं खिड़की की तरफ। देखा है, बड़ा मजा आता है जब गाड़ी ऐसे मुड़ती है, ऐसे तो सब ऐसे होते हैं। गाड़ी जब इधर मुड़ती है सब ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है डांस, है ना। सो लोगों का खिड़की की तरफ चले जाना, डायरेक्शन ये था, तो बॉडी क्या चाह रहा है? उसी डायरेक्शन में अपने आप को रखना बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सो वो क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब इनर्शिया ही एक ऐसी फिनोमेना है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन इट रिमेन्स एट द सेम स्टेट, वो अपने उसी स्टेट में रहता है जब तक, until and unless some external force is applied on it, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स लगा के उसको उसी कंडीशन में न ले आए। देखिए आप यहां पर एक ग्लास है, ये रहा ग्लास, ठीक है, और मैंने गत्ता लिया, गत्ता, ये गत्ता है, गत्ते पे मैंने एक कुछ रख दिया सामान, कोई 5 रुपए का सिक्का, ठीक है, ये गत्ता है, शीट है कोई, और ये ग्लास है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको बहुत तेजी से खींचा, गत्ते को ऐसे ऐसे खींच दिया बहुत तेजी से, तो ये सिक्का क्या होगा? कॉइन नीचे गिर जाएगा ग्लास के अंदर, क्योंकि जब मैंने इसको खींचा तो मैंने मोशन किसको दिया? शीट को दिया, गत्ते को। और लेकिन ये कॉइन जो था इसके ऊपर रखा हुआ कॉइन, वो तो रेस्ट में था ना, तो कॉइन क्या चाहेगा? अपने आप को रेस्ट पे रखना। तो इसी लॉ की वजह से ये कॉइन क्या होगा? नीचे ग्लास के अंदर गिर जाएगा। बात मेरी समझ आ रही है? सो इनर्शिया बहुत जगह है। आम के डाली को लोग ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। एक्सक्यूज मी, हेलो। सो इनर्शिया ही एक ऐसी फिनोमेना है जिसकी वजह से ये गिर जाता है। बच्चे गांव में क्या करते हैं, जब आम का टाइम होता है, जब पेड़ों पे आम लग जाते हैं, तो बच्चे डालियों पे चढ़ के उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो जब आम को वो हिला रहे हैं ऐसे ही, देखिए आम डाली में, ये आम किसको खाने का मन कर रहा है? आम को हिला रहे हैं वो ऐसे से, इस डाली को पकड़ के। तो डाली को हिलाने से
आप मोशन किसको दे रहे हो? आम की डाली को। लेकिन आम जहां पर था, जब आपने डाली को ऊपर 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 लिया, एक बार नीचे किया, ऐसे ऐसे, लेकिन आम जहां पर है वहीं पर ही रहना चाहेगा, वो तो इनर्शिया की वजह से उसकी जो पोजीशन है, तो इसकी वजह से इसके बीच में यहां पर क्या आ जाता है? तनाव, स्ट्रेस। क्या आ जाता है? स्ट्रेस। और आम टूट जाता है, आम टूट जाता है। तो आम का टूटना भी किसका एग्जांपल हो गया? एक तरह का इनर्शिया का एग्जांपल है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एक्सटर्नल फोर्स हम जब तक किसी पे अप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, तब तक वो अपने उसी स्टेट में रहता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे। सो यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है वो समझिएगा आप लोग। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? चलिए देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। According to second law of motion, the rate of change in momentum gives the total force produced inside the moving body। सो सेकेंड लॉ जो है बच्चों वो मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, मूविंग बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या है डेफिनेशन में? द रेट ऑफ, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम की बात होती है। अगर कहीं भी रेट वर्ड आ जाए, रेट, तो रेट का मतलब क्या होता है? टाइम। सो क्या कह रहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि किसी भी मूविंग बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम का जो रेट होगा, चेंज इन मोमेंटम का जो रेट होगा, वही क्या देगा हमें? उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले फोर्स के बारे में बताएगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम ऑब्जेक्ट, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने चलना शुरू किया है, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी, मान लो कि ये u वेलोसिटी था इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी v हो गया टी टाइम के बाद। सो यहां मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बोलो? mu, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। अच्छा, और p फाइनल क्या होगा? मोमेंटम। ये मोमेंटम इनिशियल है, I लिख रहा हूं मैं यहां पर, और यहां क्या होगा मोमेंटम बोलो? mv होगा। सो अगर मैं यहां रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की बात करो, डेल्टा पी क्या निकलेगा? चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? पी एफ माइनस का क्या? पी आई। सो ये क्या हो जाएगा? एम वी माइनस वट? एम यू। बात मेरी समझ आ रही है? एम कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा? वी माइनस का यू। बात समझ आ रही है? सो यही क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। आप यहां लिख सकते हैं इस तरह से भी, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम गिव्स द टोटल फोर्स, या ये भी लिख सकता हूं मैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूस इन द बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, कितना फोर्स लगा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डीपी। आप डेल्टा पी लिख लो या डीपी लिख लो, बात एक ही है। कई बार डेल्टा पी लिखते हैं ट्राइंगल बना के, डीपी लिख लीजिए आप। रेट आ रहा है तो रेट के लिए नीचे क्या लिखना होगा? dt। सो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आ जाओ, सो अब आगे करते हैं डेरिवेशन। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, dp कितना है? ये रहा dp, क्या है? m v माइनस u। नीचे क्या है? टाइम है, dt, तो उसको t भी लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या बन गया? m माइनस v माइनस u अपॉन t। क्या हो गया बोलो? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो यहां क्या निकल के आ गया? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको मालूम होना चाहिए फिजिक्स में किसी भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की जरूरत होती है, तो यहां पे कांस्टेंट लिया गया k। क्या लिया गया? k। अच्छा, इस k को जब 1 माना गया, 1 न्यूटन की फोर्स की बात की गई,
1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के लिए और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। सो यहां पर के कितना निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 को रखा तो फोर्स का फॉर्मूला कितना निकल के आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फॉर्मूला मिल गया कि कौन सा, फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट को इक्वेशन देता हूं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with acceleration of क्या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर if the mass of the object is 30 kilogram, what is the force प्रोड्यूस इन इट, उसके अंदर कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। बताइए मास कितना है, ये रहा 30 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना है 3, ये रहा, तो 30 इंटू 3, ठीक है। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल गया, बोलो 90 वाट न्यूटन। फोर्स हमेशा किस में निकलता है, न्यूटन में। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या मिलता है बच्चों, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या मिलता है हमें बच्चों, बोलो फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग यहां पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात। आपको मैंने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बता दिया बच्चों, अब हम बात करेंगे क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज व्हाट, इक्वल एंड व्हाट, ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब दुनिया में जितने भी एक्शन होंगे, बेसिकली ये मोशन की बात हो रही है, सो मोशन में इस रूल को अप्लाई करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को तमाचा खींच के मार दिया वो रो रहा है, तो तमाचा मारना एक्शन हो गया, उसका रोना रिएक्शन हो गया, वो सब अलग चीजें बेटा, इसको मोशन से जोड़ के समझना। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, एक्शन हुआ, तो वहां पर उतना ही रिएक्शन होगा। अब ये समझिए, आपको मैं इसका कंडीशन बताता हूं। मान लो ये एक नाव है, ये एक बोट है पानी में, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। यहां पे आप खड़े हो गए, ये है आप यहां खड़े हैं ऐसे पैर करके आगे, और आप इधर कूद रहे हैं इस पे, है ना, ऐसे एरो ठीक बना दूं, वैसे कुछ और लग रहा है, देखिए आपने इधर जंप लगाया पानी में, तो जैसे ही आपने इस बोट के ऊपर से, ये बोट है, ठीक है, बोट पे से इधर जंप लगाया, ऐसे जंप लगाया, आप इधर क्या लगा रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, जंप। सो जंप इधर लगाना, ये क्या हो गया, आपका एक्शन हो गया। लेकिन आपके जंप लगाने से ये जो बोट है ना, नाव, ये थोड़ा इधर की तरफ खिसक जाएगा, जर्क होगा। सो ये क्या हो गया, रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, आपका जंप लगाना एक्शन हुआ, और उतनी फोर्स पीछे की तरफ लगनी है। अगर आप जंप लगा के फोर्स यहाँ पे 4 न्यूटन लगा रहे हो, सो यहाँ पीछे जो फोर्स लगेगा जर्क होने का, वो भी 4 न्यूटन ही होगा। बात मेरी समझ आ रही है। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रॉकेट का लॉन्च होना, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, लॉन्चिंग ऑफ व्हाट, रॉकेट, रॉकेट का लॉन्च होना, ऐसा कुछ होता है रॉकेट, ऐसा रॉकेट होता है। देखो यहां से बहुत फ्यूल निकलती है, बहुत ज्यादा, बहुत हाई प्रेशर में फ्यूल निकलती है जमीन की तरफ, और रॉकेट कहां जाता है, ऊपर की तरफ। सो जमीन से फ्यूल का निकलना, एग्जॉस्ट होना, बहुत ज्यादा हीट निकलना, हीट एंड प्रेशर, क्या लिख दूं मैं, हीट एंड प्रेशर। नीचे जो हीट और प्रेशर लग रहा है, ये क्या है, एक्शन, और इसका रिएक्शन क्या हुआ, रॉकेट ऊपर जाना, ऊपर जाने लगा, अपवर्ड मोशन, क्या लिख दूं, अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ मोशन। ये क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन। क्लियर है क्या, नीचे एक्शन, ऊपर रिएक्शन। क्लियर है क्या, बात समझ आ रही है। सो अब जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है,
ये दीवार है, कोई बच्चा यहाँ खड़े होकर फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये खड़ा है ऐसे फोर्स लगा रहा है दीवार के ऊपर, जबरदस्त फोर्स लगा रहा है, बहुत फोर्स लगा रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स। तो मालूम है आपको दीवार भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसको आप बाद में पढ़िएगा, इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। मतलब अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो बोर्ड भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलरली। एक्शन रिएक्शन वो दिख नहीं रहा है, नॉर्मल फोर्स आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर वो। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत, जैसे किसी प्लैनेट का, आपको मालूम है कि दुनिया के जितने भी प्लैनेट्स है वो धरती के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं, है ना। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का लगना अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ सूरज की तरफ रखता है रेडियली, और सेंटर से बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है, आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उन दोनों ने बैलेंस कर रखा है। सो फोर्स जहां जहां फोर्स लग रही है, आप दिमाग में बिठा लीजिए इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। इक्वल, मैं चल रहा हूं ना ऐसे, मैं खड़ा हूं यहां पर, ठीक है, ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे किसी ब्लॉक को मैंने रख रखा है। सो ब्लॉक का जो वेट होगा, वेट कितना होता है mg, नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये जो टेबल है ना बेटा, टेबल, ये जो टेबल है, ये टेबल कनेक्शन, ये भी इससे फोर्स लगा रहा है ऊपर। कौन सा फोर्स लगाता है? नॉर्मल फोर्स। तो ये एक्शन, ये रिएक्शन, हर जगह है ये, हर जगह। अगर कोई इंक्लाइन प्लेन की बात करूं मैं, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब ये ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पर ऐसे, देखिए यहाँ इसका mg नीचे लग रहा है। अच्छा, अब देखो जब mg यहाँ नीचे लगेगा, ये देखिए क्या हो गया, मान लो ये थीटा है, ये थीटा, तो ये क्या होगा मालूम? mg cos थीटा एक फोर्स, और mg cos थीटा का बिल्कुल ऊपर अपोजिट क्या होगा? नॉर्मल। सो अगेन ये क्या हो गया? सेम। इसका भी अपोजिट हो जाएगा। सो दुनिया में जितने भी जहां जहां फोर्स लग रहे हैं, उसका पेयर फोर्स जरूर है, उसका बैलेंसिंग फोर्स जरूरी है, उसी ने सिस्टम को बैलेंस कर रखा है। मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर एक्शन होगा तो वहां पे उसका अपोजिट रिएक्शन होगा। बात मेरी समझ आ रही है? अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। आपने गेम का नाम सुना है बच्चों? एक गेम होता है, क्या कुछ नाम सुने? टग ऑफ वार। टग ऑफ वार गेम क्या होता है? एक रस्सी होता है, ठीक है, एक टीम यहां होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और एक टीम यहां होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे रस्सी को खींचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लो 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, और इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक्शन रिएक्शन, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? बोलो, नेट फोर्स कितना आ जाएगा? जीरो। कोई जीत ही नहीं पाएगा। अब मान लो इसने लगा दिया 40 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, सो अब नेट फोर्स कितना आ जाएगा? बोलो, 40 माइनस 10 कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? बोलो 30 न्यूटन। मतलब कौन सी टीम जीत जाएगी? ये वाली टीम जीत जाएगी। सो अगर 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो कौन होगा बेटा? नेट फोर्स। नेट फोर्स अगर 0 है तो कोई भी टीम नहीं जीतेगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन बराबर हो रहा है। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।